जुलाई का महीना बाजार के लिए अभी तक तो फिलहाल अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे की तस्वीर कैसी दिख रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सेंस एंड सिंप्लिसिटी के फाउंडर हैं सुनील सुब्रमण्यम साहब, जाने माने मार्केट के एक्सपर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला आपने। अलग अलग जगह पे आप ट्रैवल करते हैं, उसके बाद भी वक्त निकालते हैं, इसके लिए धन्यवाद सर। सर, बाजार की जुलाई की चाल तो काफ़ी अच्छी दिख रही है। क्या अभी बाजार में एग्रेसिव होने का वक्त आ चुका है, या अभी धीरे धीरे चलना चाहिए, देखना चाहिए अभी बाजार को? धीरे धीरे चलना चाहिए, देखना चाहिए। क्योंकि एक जो बहुत बड़ा तो कहते हैं हेडविंड मार्केट के लिए, ब्रेंट क्रूड, वो तो थम गया है। स्टेबल है 70 72 71 73, ठीक है। वो चलता है क्योंकि प्री वॉर के लेवल के करीब है। तो वो एक बहुत बड़ा जो नेगेटिव था हमारे देश के लिए, रिस्क रेटिंग ऑफ द कंट्री के लिए, हमारी अर्निंग्स के लिए, जीडीपी ग्रोथ के लिए, वो समझिए कि हट गया। तो एक बहुत बड़ी रिलीफ हुई। और उस डील के साइनिंग की अनाउंसमेंट, अभी डील तो साइन नहीं हुई है, मगर जो अनाउंसमेंट हुआ है उससे ही मार्केट में एक रुझान आया है। मगर आपने नोटिस किया होगा कि ये पूरा जो मार्केट में एक अच्छी चालन है, वो डोमेस्टिक निवेशक के कारण है। चाहे वो डीआईएस हो या अपने नॉन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जैसे एचएनआई हो या हो। एफआईएस की अभी भी ज़बरदस्त वापसी नहीं दिखी, क्योंकि उनके लिए ये एक नेगेटिव तो हट गया, मगर पॉजिटिव चीज़ें सामने आने के लिए अभी वक्त लगेगा। और जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस महीने प्ले आउट करेगी। सबसे पहले है अर्निंग सीजन जो हमारे सिर के ऊपर है। पिछला अर्निंग सीजन बहुत अच्छा था, तो इसीलिए शायद लोग सोच रहे होंगे कि ये वाली भी अच्छी होगी। मगर बात क्या है कि पिछली बार जो रॉ मटेरियल क्रूड रिलेटेड थे, उनकी दाम की बढ़त फरवरी 28 जब वॉर जंग शुरू हुई थी उसके बाद ही हुआ था। मगर मार्च के महीने तक उन्होंने पुराने जो रॉ मटेरियल और ये जो खरीद के रखे थे उसको इस्तेमाल किया। इसलिए किसी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या मार्जिन में वो नहीं दिखी। और क्वार्टर का अर्निंग Q4 का अच्छा था। इस क्वार्टर की बात आप सोचेंगे तो पूरे जो मार्च में खरीदा, अप्रैल में खरीदा, मई में खरीदा, क्योंकि जून में ही प्राइस की गिरावट हुई ब्रेंट क्रूड का, तो इसका पूरा असर मार्जिन्स के ऊपर दिखने वाला है इस क्वार्टर में। और इसमें ऑफ कोर्स चीज़ ऐसी है कि मार्केट ऑलवेज आगे की सोचती है। तो ये जो नेगेटिव बात मैं कह रहा हूँ वो मार्केट के ध्यान में है। तो उसके कारण अब हर एनालिस्ट ने शायद उनकी एक्सपेक्टेशन जो कंसेंसस अर्निंग्स कहते हैं उसको घटा दिया हो। और मार्केट उस हिसाब से इस अर्निंग्स को देखेगी, क्या हमारी उम्मीद से और भी कम है, या उस उम्मीद जो थी कि गिरेगी उससे थोड़ी बेहतर है, उससे मार्केट का डायरेक्शन मिलेगा। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि अर्निंग सीजन क्यों क्यों खराब होगा, मगर ऐसे नहीं कि मार्केट भी खराब होगा उसके कारण। मार्केट आगे ये सोचेगी, क्योंकि अब तो नए दाम पे खरीद रहे होंगे रॉ मटेरियल। सो फ्यूचर की अर्निंग्स के बारे में डिस्कशन के बाद एक कंसेंसस फॉर्म होगी, और वो अच्छा भी आ सकता है उसमें। बट उस महीने वो एक इम्पॉर्टेंट बात। सेकेंड बात यह है जो वरुण भगवान मॉनसून अब जून मास तो बहुत खराब था। 40% ही जितनी उम्मीद थी उतनी बारिश आई। अब लास्ट वीक ऑफ जून से और जुलाई फर्स्ट वीक में मुंबई की हाल देखे और बारिश की एक प्रोग्रेस देखे तो अच्छी खबर है। कल शाम को मेरे ख्याल में ये अपना नेक्स्ट बुलेटिन रिलीज करेगी, क्योंकि अब तक पिछले हफ्ते उन्होंने अपना 90% ऑफ एक्सपेक्टेड मानसून ही पूरे सीजन का अभी भी बता रहे हैं। मगर शायद अभी बदल चुका होगा, तो एक दिन का इंतजार करेंगे तो एक मानसून की आउटलुक सामने आएगी। क्योंकि वो हमारे देश के लिए, ये एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट को छोड़िए, इन द सेंस वो जीडीपी पर थोड़ा ही असर आएगा उसका, मगर रूरल कंजम्पशन के ऊपर, या फिर फर्टिलाइजर के ऊपर, या फिर अपने ट्रैक्टर्स की डिमांड के ऊपर, ये सब चीज़ों के ऊपर वो एक फ्यूचर का हेडविंड होगा या टेलविंड होगा, ये हमें इस महीने, क्योंकि जुलाई की बारिश इंपॉर्टेंट होती है। 32% साल की बारिश आपको जुलाई में आती है, राइट। तो पिछला जून था उसमें 19% की बात थी, तो वो छोड़िए। अब ये 32% जो एक ही महीना है, अगर बारिश जहां पर फसल को सो कर रहे हैं, अभी सोइंग सीजन है ना खरीफ का, उधर अगर अच्छी बारिश हो जाए, भले ही 90% की लॉन्ग टर्म एवरेज से बारिश गिरे, मगर जहां चाहिए वहां गिरे बारिश, तो एक रुझान अच्छा बन सकता है। नहीं तो ऑपोजिट होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इस महीने हमें ट्रैक करना होगा। इसके अलावा हाँ,
एफआईएस की वापसी के लिए दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। एक है फेड की एक सॉफ्ट पॉलिसी चाहिए, क्योंकि नहीं तो इमर्जिंग मार्केट के लिए ही फ्लोज कम हो जाते हैं। अभी पिछला फेड पॉलिसी ठीक नहीं था, हॉकिश होल्ड था। मगर क्या है कि उस वक्त में वो उनका तेल का दाम बहुत हाई था, तो इन्फ्लेशन भी ज़्यादा थी। उसके बाद उस पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद आपने देखा कि उनकी अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बहुत सॉफ्ट आई। तो एम्प्लॉयमेंट जितना होना था, 1,000 एक शायद 114,000 नौकरियां क्रिएट होंगे इनकी उम्मीद थी मार्केट की, और 55,000 नौकरियां ही क्रिएट हुई है अमेरिका में। तो और दूसरी बात है कि उधर भी तेल का दाम अभी गिरा है। तो उम्मीद यह है कि अगला जो इन्फ्लेशन का प्रिंट निकल के आएगा, उसमें आपको एक तरफ इन्फ्लेशन भी घटेगा बिकॉज ऑफ तेल, और दूसरी तरफ आपको ग्रोथ में भी थोड़ी इस एम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट दिखेगा। तो शायद एक फेड अपना रुख बदल सकती है, मगर वो फेड का मीटिंग 28 तारीख को ही है। तो मंथ एंड तक हो जाएगा, मगर मीटिंग के पहले ही जैसे आपको पता है मार्केट उसको गेस करने लगती है, प्रोबेबिलिटी डालने लगती है। तो अगर ये डेटा आते हुए लग रहा है कि फेड अपना रुख बदल सकता है, अपनी आउटलुक बदल सकता है, तो वो भी एक इमर्जिंग मार्केट फ्लोज के लिए पॉजिटिव हो, तो इंडिया में शायद एफआईएस का और थोड़ा एक शायद अभी उनकी सेलिंग तो कम हुई है, ये मानना पड़ेगा, मगर बाइंग जबरदस्त तरीके से आने के लिए ये एक बात है। और दूसरा है एआई। अभी एआई रिलेटेड चीज के ऊपर भाग रहे हैं एफआईआईस, कोरिया, ताइवान, नास्डा के अंदर जो शेयर्स है, तो वो बहुत बढ़ चुकी है। मैं अभी देख रहा था कि 10 ईयर एवरेज के हिसाब से अगर हम चार मार्केट जो इंपॉर्टेंट इमर्जिंग मार्केट है कि इंडिया, चाइना, कोरिया, ताइवान, उनको देखें तो इंडिया अभी भी 2.5% 10 ईयर एवरेज से डिस्काउंट में चल रही है। चाइना 10% की डिस्काउंट में चल रही है, सस्ता है मार्केट। मगर कोरिया और ताइवान 80% अपने एवरेज 10 ईयर एवरेज के पी से ज्यादा अभी ट्रेड हो रहे हैं। तो उस हिसाब से तो कभी ना कभी एक प्रॉफिट टेकिंग, एक सोच कि अरे भाई ये बहुत बढ़ गया, अभी इतना जो रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में आएगा कि नहीं, ऐसी सोचें जब एफआई के मन में घुसेगी, तो एक ऑल्टरनेट उनको देखने के लिए एआई हेड्स के तौर पर इंडिया बहुत अच्छी तरह शामिल होगी, क्योंकि हम एक डाइवर्सिफाइड है। वहाँ तो बहुत पोलराइज्ड है, खाली एआई डिपेंडेंट स्टॉक के ऊपर पूरी मार्केट चल रही है। तो ये भी अगर एक करेक्शन फेस उधर आता है तो वो भी हमारे लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे चीज़ों को जिसको ट्रैक करना चाहिए ये मैंने बता दिया। अब ये कैसे डेवलप होती है उसके ऊपर ही आपके जो सवाल था कि यार ये मार्केट जो अच्छा एक तेजी पकड़ा है थोड़ी बहुत, क्या वो सस्टेन होगी कि नहीं, ये सब इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, हालांकि आपने काफ़ी ज़्यादा जो मैक्रो पिक्चर है वो समझा दिया, जैसे कच्चे तेल की कीमतों में यहाँ पे नरमी आ रही है, एफआईआई के रुख आगे किस तरह के रह सकते हैं, वो तमाम बातें। लेकिन मानसून का भी एक बड़ा फैक्टर प्ले होगा। Q1 के नतीजे जैसा आप कह रहे हैं कि डेफिनेटली उसका असर यहाँ पे मार्जिन पे कुछ दिख सकता है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम इस दौरान काफ़ी ज़्यादा थे वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। लेकिन आगे का आउटलुक बाजार को पसंद आएगा कि अब जो नए क्वार्टर के जो बाद के जो नतीजे आएंगे वो बेहतर हो सकते हैं। ये एक अच्छी बात है कि Q2 पे उस तरह का असर नहीं दिखेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बाजार के बारे में आपने बता दी है। तो मैक्रो पिक्चर की बात हो गई सर, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ थीम की अगर बात करूँ तो लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप, स्मॉल कैप, बहुत सारे एक्सपर्ट से, सीआईओ से लगातार बात हुई है पिछले एक हफ्ते में। तो ज़्यादातर यहाँ पर मिड कैप, स्मॉल कैप पे ज़्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। क्या आप भी उस लीग में हैं क्या कि लार्ज कैप के मुकाबले आपको भी मिड कैप, स्मॉल कैप में ज़्यादा वैल्यू नजर आ रही है? हाँ हाँ, नहीं, मैं ऑपोजिट कैंप में हूँ। देखिए, लॉन्ग टर्म में अगर 3-5 साल पकड़े तो डेफिनेटली मिड एंड स्मॉल कैप ही जगह है जहाँ आपका ज़्यादा पैसा लगना चाहिए, उसमें डाउट नहीं है। और आपके लिए क्या है कि रिसेंटली अब जैसे मैंने कहा कि डोमेस्टिक निवेशक ने ही मार्केट को चलाया, और डोमेस्टिक निवेशक का आंख ऑलवेज डोमेस्टिक स्टॉक्स, डोमेस्टिक ओरिएंटेड स्टॉक्स, और जो स्मॉलर कैप यूनिवर्स में होते हैं उसी में होता है। और इसीलिए वहाँ पर क्या हुआ है कि एक मार्च क्वार्टर के अर्निंग्स में भी मिड एंड स्मॉल कैप की बहुत बेहतरीन अर्निंग्स थी, और उनकी परफॉर्मेंस भी स्टॉक मार्केट में अच्छी आई है। मगर अब वक्त है कि मैं देख रहा हूँ कि अब जो रिस्क फैक्टर है, क्योंकि ऑलमोस्ट समझिए कि एक अच्छी ग्रोथ रेट दाम में ऑलरेडी है, तो जो रिस्क जो है कि एक आध कंपनी, एक आध सेक्टर थोड़ी भी डिसअपॉइंटमेंट करे, तो एक प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होकर कुछ करेक्शन फेज भी आ सकती है। जैसे आप रिसेंटली देख रहे हो पीएसयू बैंक में हुआ है।
पीएसयू बैंक का अच्छा तेजी चल रहा था, मगर इस दौरान अगर आप देखें तो उधर एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला चल रहा है। राइट, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है, मगर उतनी उम्मीदें बढ़ गई थी, तो थोड़ा भी कोई भी दाग दिखता है तो एकदम से एक प्रॉफिट बुकिंग का। सेकंड बात क्या है कि डीआईएस ने समझिए कि पूरा अपना जो स्ट्रोक है उनके पास सब खेल लिया। फ्रंट फुट ड्राइव, बैक फुट ड्राइव, फुल शॉट, मैंने एफआईएस ने जितना बेचा उसको सब खरीदा और पैसा बहुत डाल दिया है। अब कितना पैसा बाकी है डालने के लिए और भी इनको बढ़ाने के लिए, ये बात उठती है मेरे मन में कि लिक्विडिटी बहुत सारी चल चुकी है और कोई उसको वैल्यूएशन के तौर पर देखे नियर टर्म में जस्टिफाइड है, मगर एक करेक्शन आने का भी आपको एक चांसेस दिखता है मुझे नियर टर्म में। तो यहाँ पर लार्ज कैप की बात करें तो मैं देख रहा था इवन टॉप 10-15 स्टॉक्स उठाइए, एफआईएस की होल्डिंग उधर करीबन 20-30% गिर चुकी है, ड्रॉप हो चुकी है। तो उधर मेरे लिए वैल्यू दिख रही है। अभी मानते हैं कि उधर ग्रोथ स्मॉल कैप और मिड कैप की तरह नहीं होता है, वो मानते हैं, मगर जो उधर कहते हैं ना एफआईएस के लिए वो इंडिया में स्मॉल कैप का अच्छा रिटर्न दे रहा है तो स्मॉल कैप में थोड़ी जाके घुसेंगे। वो इंडिया की ग्रोथ रेट को बाकी देश की ग्रोथ के साथ लार्ज कैप टू लार्ज कैप कंपेयर करेंगे। और अगर हमारी लार्ज कैप में इस अर्निंग सीजन के दौर पर एक स्टेबल सी अर्निंग भी दिख रही है तो एफआईएस की वापसी आकर लार्ज कैप को उठा सकती है। तो मेरा मानना है कि अभी इस वक्त में वैल्यू लार्ज कैप्स में है, क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस देखिए, लार्ज कैप कभी आपको 30-40% ग्रोथ रेट पे नहीं बढ़ता है, वो तो स्मॉल कैप और मिड कैप का ही बड़ा पैसे देख सकते हैं, मगर गिरता भी नहीं है 30-40%। तो आपको उस हिसाब से देखकर मैं कहूंगा कि अब पिछले 3-4 महीने में आपने देखा कि अच्छा एक मिडल स्मॉल कैप का रैली बना है, जस्टिफाइड है, मगर आगे के लिए देखें तो या ये जस्टिफिकेशन सस्टेन होकर जाएगी, उसको देखना पड़ेगा, अर्निंग सीजन के लिए इंतजार करना पड़ेगा, मगर लार्ज कैप्स में डाउनसाइड रिस्क कम है। तो मेरा एक थोड़ी ऑपोजिट व्यू है, जो आपके आपके किसी से बात हुई कि कह रहे कि मिडल स्मॉल कैप में ही हमारी दिलचस्पी है, मेरा है कि अभी एक 55-60% आप लार्ज कैप रखकर बाकी का आप मिडल स्मॉल कैप में लगा सकते। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि 100 लार्ज कैप में डाल के इसको जीरो कर दीजिए, मगर क्या है कि एक यूनिवर्स भी लार्ज कैप का 100 स्टॉक्स के है, आसानी से स्टडी करके उसको समझ के एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आसानी से बना सकते हैं। पर मिडिल स्मॉल कैप यूनिवर्स 1000 स्टॉक है उसमें, क्योंकि एज इट इज टॉप टू 150 के अंदर 100 to 250 मिड कैप है, 250 to 500 नहीं, 250 to 4000 वाला स्टॉक भी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप है ना। तो यूनिवर्स बहुत है, स्टॉक पिकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये रिटेल निवेशक सुन रहे हैं आपके चैनल को, तो उधर जाके कहेंगे स्मॉल कैप करेंगे तो 500 स्टॉक्स में से कौन से चुनेंगे वो। तो अगर वो करेंगे, वो भी मैं समझता हूँ कि बेटर है कि अब वो फंड मैनेजर के हाथ में दे दे मिड कैप और स्मॉल कैप, बिकॉज फंड मैनेजर क्या 50-60-70 स्टॉक चुन के उसमें निवेश करते हैं। कुछ फंड्स 100 से भी ज्यादा लेते हैं, मानते हैं, मगर जो भी है वो रिसर्च के बेसिस पर थोड़ा अच्छा पिक करते हैं। बट एक रिटेल निवेशक के साथ उतना स्टॉक स्पेसिफिक रिसर्च करने के लिए वो डालेंगे तो एक मोमेंटम बेस में जाएंगे, या फिर एक्सट्रीम करेक्शन देखेंगे और बोलेंगे कि वैल्यू भी बढ़ गया है। तो ये सब सोच में अभी थोड़ी रिस्क है मेरे लिए, बहुत मोमेंटम और ओवर करेक्शन के कारण अभी ये बढ़ेगा, गिर गया है बढ़ेगा, ये दोनों सोच के लिए ये वक्त नहीं है। अगर मिडिल स्मॉल कैप में करना है तो फंड मैनेजर के हाथ में सौंप दीजिए पैसा, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में, और उसके थ्रू प्ले कीजिए। पर अभी भी मेरा मानना है कि 55 से 60% इस वक्त में लार्ज कैप में डालना सही होगा। ओके, तो चलिए, तो ये साफ राय है कि 55 से 60% आपका जो एलोकेशन होना चाहिए वो लार्ज कैप में ही होना चाहिए। सर, अब कुछ थीम की भी बात कर लेते हैं। आपने बैंकिंग पे यहाँ पे चर्चा की है, कहाँ पर अभी आप ओवरवेट हैं सर? मेरा ओवरनेट तो मैं मानता हूँ कि मुझे प्राइवेट सेक्टर बैंक में करेक्शन हुआ है, इसलिए थोड़ी उधर वैल्यू जोन में आई है। पब्लिक सेक्टर ही थोड़ा ओवर बढ़त हुआ है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक और एनबीएफसीज का भी मैं एक अच्छा एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ अच्छी बढ़ रही है एंड डिपॉजिट ग्रोथ की एक एक शॉर्टफॉल है ज़रूर, मगर ये प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस अपना जो लेंडिंग रेट्स को उसमें इजीली पास ऑन कर सकते हैं, वेरएज पब्लिक सेक्टर बैंक्स ज़्यादा कासा और एफडी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उधर उसी लिए थोड़ा प्रेशर उधर है। तो मैं वो मानता हूँ कि नियर टर्म में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपको एक अच्छी कुशन है। और उसके अलावा
मेरा ये मानना है कि जो एक कॉन्ट्रा ओपिनियन लेंगे कि जिसकी अर्निंग सीजन बहुत खराब रहेगी वो होगी कंजम्पशन रिलेटेड। क्यों मैं कह रहा हूँ कि कंजम्पशन में ही हमको ज़्यादातर आपको ऑयल रिलेटेड इनपुट्स खरीदते हैं, चाहे वो हम्म। ड्यूरेबल के अंदर वो पेंट हो या फिर एक स्टील हो जो कि कमोडिटी के साथ में आता है, या एफएमसीजी में लीजिए ज़्यादातर तेल के डिमांड, चाहे सोप हो शैम्पू हो किसी में भी उसका इस्तेमाल होता है, तो उनकी अर्निंग्स खराब आएगी। और उसके कारण कुछ भी करेक्शन आता है तो अच्छा है, बिकॉज मेरे ख्याल में ये अगले क्वार्टर में ये सेम इम्पैक्ट नहीं रहेगा, बिकॉज तेल के दाम तो घट चुकी है। तो एक हम्म। कॉन्ट्रा व्यू लेकर अगर अर्निंग्स बहुत खराब आई, मेरा मानना है कि ये एक एक क्वार्टर का विष है जो उन्होंने पी लिया। मेरे लिए आगे, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन सामने आ रही है, वापस एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इसकी एक फुल पूरा जीएसटी का खाली ऑटो में प्ले आउट हुआ लास्ट ईयर। अभी तक जीएसटी का इम्पैक्ट बाकी चीज़ों में अपना ज़बरदस्त नहीं दिखा। तो ये सब अभी समर से लेकर एयर कंडीशनर्स और उसके भी देख रहे हैं, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, जैसे ऑटो के नंबर्स भी अच्छे आए थे। तो मेरा मानना है कि कोई भी करेक्शन आए उस कंजम्पशन रिलेटेड स्पेस में, और उसमें ब्यूटी क्या है, कंजम्पशन में ब्रॉड कंजम्पशन देखें तो उसमें लार्ज कैप भी है जैसे एफएमसीजी, मिड कैप और स्मॉल कैप भी है जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली कंपनियां, राइट। तो ये मेरे लिए एक अच्छा मौका हो सकता है जहां एक कॉन्ट्रा व्यू लेकर आप खरीदेंगे तो ज़रूर आने वाले क्वार्टर्स की नंबर्स अच्छी रहेगी, ये उम्मीद है मेरे लिए, ओके। राइट। और तीसरी बात जो मैं कहूँगा कि एक मीडियम टर्म तौर पर मुझे कैपिटल गुड्स सेक्टर का रिवाइवल सामने दिख रहा है, नॉट ओनली फ्रॉम प्राइवेट कैपेक्स इन इंडिया और गवर्नमेंट की कैपेक्स, मगर एक्सपोर्ट्स में भी, बिकॉज अभी ये गल्फ में ये वॉर खत्म होने के बाद जो रीबिल्डिंग की ज़रूरत होगी, मेरे ख्याल में इंडियन कंपनीज को उधर ऑलरेडी वो शामिल है, उनकी क्वालिटी पता है। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैपिटल गुड्स में भी आपको अच्छा एक रुझान आ सकता है, क्योंकि रीबिल्डिंग ही थीम होगी। तो उस बिल्कुल। रीबिल्डिंग के अंदर मैं मानता हूं कि कैपिटल गुड्स की स्टोरी प्ले करना भी अच्छा होगा। ओके, तो ये एक अच्छी थीम है कि कैपिटल गुड्स में जहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि पूरे गल्फ में ही जिस तरह के डिस्टरबेंस थे उसके बाद जो पूरी रीबिल्डिंग प्रोसेस के ये लोग हिस्सा होंगे तो इनका बड़ा फ़ायदा यहाँ पर होता दिखेगा। साथ साथ कंजम्पशन वाली थीम आपने कहा, अगर नतीजों के बाद इंतज़ार थोड़ा कर ले, नतीजे कमज़ोर आते हैं उस वजह से अगर गिरते हैं तो आगे के क्वार्टर के लिए आप यहाँ पर दाव लगा सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसी जैसी थीम भी आपको यहाँ पर पसंद आ रही है। कहाँ सर बच के रहना चाहिए, अंडरवेट आप रहने की सलाह देंगे? अभी भी आईटी में एक नेगेटिव हवा ही है, राइट। हाँ। लास्ट वीक थोड़ा रुझान आया था, बिकॉज एक इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउस गुगेनहाइम ने लिखा था कि ये करेक्शन ओवरडन है, और उन्होंने टारगेट सब बढ़ा दिया यूएस सॉफ्टवेयर कंपनी को। तो ऑटोमेटिकली इंडिया में एक सिंपैथेटिक रैली शुरू हुई। मगर मेरा मानना है कि अभी भी वो जो एक थ्रेट परसेप्शन है, और मैं देख रहा था कि फॉरेनर्स होल्डिंग जैसे दिग्गज आईटी कंपनियां हैं, 40% गिर चुकी है उनकी होल्डिंग, यानी उनकी कॉन्फिडेंस नहीं है इसमें। तो मैं कह रहा हूँ कि एक तो नेगेटिव हवा है, मगर अगर आपको अभी इसमें घुसना है तो कोई खरीदारी होना चाहिए ना। कुछ गिर चुका है भयंकर, अभी गिरने के बाद बाई करने के लिए वैल्यू जोन में दिख रहा है वो। मगर वो क्या है कि अगर आप खाली वैल्यू के जोन में उसको खरीद रहे हैं और डिविडेंड यील्ड को देख रहे हैं तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। मगर अगर ग्रोथ की उम्मीद रख के कर रहे हैं तो वो ग्रोथ को, स्टॉक प्राइस की ग्रोथ में पहले ग्रोथ को ही दिखना चाहिए इस एआई वाले माहौल में, राइट। ऑर्डर बुक सब यूएस कंपनीज की घट रही है, एक्सेंचर जैसे बड़ी दिग्गज कंपनी में भी बताया कि उनकी मार्जिन, उनकी जो गाइडेंस है उन्होंने कम करा दिया। तो उस हिसाब से आईटी कंपनीज का इससे ज़्यादा बहुत गिरावट में एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा करेक्शन हुआ है, मगर ग्रोथ भी नहीं होगा ज़्यादा। तो अगर फिर ग्रोथ नहीं है तो इक्विटी मार्केट में रिस्क लेके डालने का क्या जरूरत है, वही मेरी बात है, राइट। ओके। शॉर्ट टर्म टैक्टिकली रैलीज हो सकते हैं, जैसे देखिए टीसीएस का रिजल्ट है परसों, तो टीसीएस ने अच्छा रिजल्ट दिखाया तो एक दो दिन के लिए चल सकती है। तो एक ट्रेडर के मोड़ पर आप उसमें घुस के बाहर निकलो वो बात अलग है। बट एज एन इन्वेस्टर आप देखें, आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक वैल्यू जोन में जितना आपको लगता है मुझे रखना है उस हिसाब से रख लीजिए, राइट। आप ग्रोथ की आंखों से उसको देखकर खरीदिए मत, यह मेरी सलाह ओके। है। ओके सर, निफ्टी आईटी 20 जैसे ऑप्शंस ईटीएफ के जरिए, इस रूट के जरिए प्ले करना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एसआईपी के रूट के जरिए, आपको लग रहा है कि ये सेफर प्ले हो सकता है कि उसके लिए भी अभी रुकना चाहिए? ये उसके लिए भी रुकना चाहिए। देखिए एसआईपी क्यों करते हैं, एसआईपी करते हैं अल्टीमेटली ग्रोथ के लिए ना। हम्म।
एसआईपी आपको डालना है तो स्मॉल कैप में डालिए ना, मैंने जहाँ पे वॉलिटिलिटी भी ज्यादा हो और फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा हो। हम्म। मगर आईटी ऐसी स्थिति में नहीं है, वॉलिटिलिटी अभी हाई है बिकॉज बहुत सारे लोग अपने लिक्विडेट कर रहे हैं, और अभी ग्रोथ के नमूने कुछ दिखे नहीं है। और ये एआई में जरूर उनका धंधा बढ़ेगा। देख, मैं आईटी ऐसे नहीं कि आज वैल्यूएशंस बता रहे हैं एज इफ कि आईटी कंपनियां 5 साल के बाद नहीं रहेगी। एक्सट्रीम व्यू लिया है, राइट। मैं वो उस कैंप में नहीं हूं। मैं मानता हूं कि आईटी कंपनी सर्वाइव करेगी, उसका रेगुलर बिजनेस में असर आएगा, बट ऐसा नहीं कि वो बंद हो जाएंगे। और तीसरी बात है, एआई के वर्ल्ड में भी उनको कंसल्टिंग का एआई रिलेटेड बिजनेस, एक नया बिजनेस भी शुरू होगा। मगर ये सबका एक वैल्यूएशन डालकर, एक कैलकुलेशन डालकर बनाने का अभी वक्त नहीं आया है कि कैसे बनने वाला है। इसलिए आपको अपना पोर्टफोलियो से हटाने की जरूरत नहीं है, मगर हर व्यक्ति को थोड़ा ग्रोथ, थोड़ा वैल्यू रखना है पोर्टफोलियो में। पूरी की पूरी ग्रोथ में थोड़ी डालते हैं ना, तो उस वैल्यू के हिसाब से देखिए, और वैल्यू के लिए ये अच्छा प्ले है, राइट। और डिविडेंड डील के लिए अच्छा प्ले है, बट वो लिमिटेड प्ले है। इसलिए ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर को मैं कहूंगा कि अभी आईटी से आप दूर रहिए, अभी वक्त नहीं आया है। खाली करेक्शन को देखकर घुसिए मत, यही मेरी ओके। बात है। ओके सर, अभी मैं BSE 100 का एनालाइज कर रहा था, तो वहाँ पे BSE 100 की 25% कंपनीज है जो एफडी से भी कम रिटर्न दे रही है, जबकि इंडेक्स उससे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि इंडेक्स फंड्स की बजाय एक्टिव फंड, इंडेक्स फंड्स पे फोकस करना चाहिए या एक्टिव फंड्स में? अभी क्या सलाह देंगे आप? इंडेक्स फंड में देखें तो आपके साथ विक्रम और वेताल की तरह थोड़ा आईटी एक्सपोजर हाथ में ही आएगा। तो एक्टिव फंड में जो फंड मैनेजर कॉल लिखता है, सेक्टर कॉल, ये बेहतर होगा। नहीं तो आपको बुरे सेक्टर साथों साथ आ जाएगी ना। हाँ हाँ। तो मेरा ओके। मानना है कि अभी एक्टिव फंड का वक्त आएगा। क्योंकि जो इंडेक्स का रिकॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो फंड मैनेजर आसानी से करता है। आप देखेंगे, इजीली बात देखेंगे कि अगर म्यूचुअल फंड की बात उठाए, जिस जिस फंड मैनेजर में नेगेटिव व्यू लिया आईटी में, वो टॉप में है आज परफॉर्मर में, ओके। क्योंकि उसने नेगेटिव व्यू आईटी में, राइट। तो ये इसका बिल्कुल। एक फंड मैनेजर की सोच का बेनिफिट। अब क्योंकि बहुत पोलराइज है, अभी एक लार्ज कैप एक एक तरह का इक्वल वेटेड लार्ज कैप थोड़ी है, राइट। हाँ हाँ। क्योंकि वो इंडेक्स के अंदर भी एक वेटेज होता है। तो मेरा मानना है कि एक्टिव मैनेजमेंट का वक्त है ये, क्योंकि लार्ज कैप में कम स्टॉक पिकिंग की इतनी वैल्यू है, मगर सेक्टर कॉल लार्ज कैप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा मिड एंड स्मॉल कैप में स्टॉक कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस वक्त में एक एक्टिवली मैनेज फंड को आप चुनेंगे तो बेहतर होगा। ओके, तो काफ़ी सारे एडवाइस आपने दे दिए हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपको शुक्रिया करूँगा। और बेहतरीन एडवाइस दिए, क्या कहाँ कहाँ आपको मौके दिख रहे हैं, कहाँ से बचना चाहिए, साफ साफ राय, बेबाक राय आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे सुनील सुब्रमण्यम साहब, सेंस एंड सिंप्लिसिटी के फाउंडर एंड CEO थे, जो अपन में सिंप्लिसिटी के लिए भी जाने जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए, इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे। इसी तरह के दिग्गजों के साथ बातचीत हम आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे।